क्या एक देश की सीमाएं सिर्फ नक्शे पे होती हैं या फिर इकोनॉमिक्स की टेरिटरी अलग होती है? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। हेलो, मेरा नाम है आर्यन दुबे एंड वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, जिसमें से इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है उसे जानेंगे। कैसे डिफाइन किया जाता है एक डोमेस्टिक टेरिटरी को? आप सबको पता होगा कि जैसे हम नक्शा देखते हैं मैप पे, तो उस पे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनी रहती है। जैसे कि इंडिया का मैप है तो आप देख सकते हैं कि उसे हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं और इसमें कैसे इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसको ड्रॉ रहती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इन बाउंड्रीज के सिर्फ बेसिस पे ही क्या नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक्स में हम थोड़ी एक अलग टेरिटरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या होता है इकोनॉमिक टेरिटरी? Domestic territory or economic territory is an essential concept of national income accounting, which simply means that political frontiers of a country। यानी कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसकी चीज के लिए? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए। तो ये जो यूनिट रहेगी हमारी बेसिक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसके सबसे पहले जो हमारा गोल रहेगा कि एक नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारा मेन फोकस जो रहेगा इस यूनिट में वो यही रहेगा कि नेशनल इनकम कैसे और क्यों कैलकुलेट की जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए हम इकोनॉमिक टेरिटरी का जो है इस्तेमाल करते हैं। विच सिंपली मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, जो कि क्या है, जिसमें हम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री को इंक्लूड करते हैं। क्या होते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर्स? तो आगे जाके हम देखेंगे क्या करें उसे कंपोनेंट की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में क्या क्या आता है। However, the term domestic territory is used in a wider sense when it comes to national income accounting। और यहाँ पे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए एक वाइडर सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके हम जानते हैं क्या कंपोनेंट्स रहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के। सबसे पहला, एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन अब्रॉड। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी कंट्री की जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री होती है उसके और भी बाहर उस कंट्री के कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, तो उन एस्टैब्लिशमेंट्स को भी हम कंसीडर करते हैं जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी भी कंट्री की एम्बेसी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्सुलेट्स जो कोई बाहर लोकेटेड है। Any embassy, military establishment and consulate of a country that has an office or branch abroad are also included under the domestic territory of a country. Here a consulate is a building or an office used by an officer। है ना। अब जैसे हम बात करें consulate की क्या होती है, तो consulate क्या हो सकता है? कोई भी बिल्डिंग या ऑफिस जो किसी ऑफिसर को इस्तेमाल कर रहा है किसी कंट्री के बाहर, है ना। एज फॉर एग्जांपल इंडिया के बाहर अमेरिका में एक ऑफिस है या एम्बेसी है जो कि इंडिया को ही बिलोंग करता है, तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट है। Also known as consul, commissioned by the government of a country। and usually ऐसी जो establishments हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही कमीशन की जाती है, यानी कि उनके द्वारा ही उसको चलाया जाता है। Decide to reside in a foreign country for the promotion of the interest of the country to which he she belongs। और usually क्यों हम यहाँ पे consulates का इस्तेमाल करते हैं? वो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए रहता है कि उस देश में जो हमारे नागरिक रह रहे होंगे, सिटीजन रह रहे होंगे, रेसिडेंट्स रह रहे होंगे, एक तरह से उनकी हेल्प करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी इन द यूएसए इज द पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडियन एम्बेसी यानी भारत की जो एम्बेसी है, अगर वो यूएसए के अंदर है तो वो जो एम्बेसी है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट होगा। इट विल बी अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फिर आते हैं हम शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यानी कि शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि ओन भी करता है और ऑपरेट भी किया जा रहा है उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा दो या उससे ज्यादा देशों के बीच में। इफ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ओन्स एंड ऑपरेट्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, देन दोस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी कि वो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को ओन करते हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लेन है इंडिया से जा रहा है जापान, फिर जापान से जा रहा है मलेशिया, इस रूट पे अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो जो प्लेन है वो भी हमारी एक डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल एयरप्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। ठीक है, तो आप देखें एयरप्लेन किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? एयर इंडिया के द्वारा। कहां पे? जापान और रशिया के बीच में। और ये किसका पार्ट होगा हमारे? ये भी हमारे एक डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। यानी कि फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि उसी सेम कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा
ओन और ऑपरेट किया जा रहा है, जहां पे उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो ऑपरेशन कंडक्ट करने का, तो वो भी हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा। बिकॉज अब देखें यहाँ पे हम जितने भी 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस करा, इन तीनों कुछ ना कुछ एक इकोनॉमिक डायमेंशन है जो हमारी इकोनॉमी से रिलेट करता है, इसलिए हम इन तीनों चीजों को अपने इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर लेते हैं जब भी हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं। तब if a resident of a country operates fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platform in the international waters, it will be included in the domestic territory of that country। ठीक है, तो आप देखें कोई भी कंट्री का फिशिंग वेसल है, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स है और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां उनके पास राइट्स है उस चीज के इंटरनेशनल वाटर्स में, फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन, अरेबियन सी, और ऐसे कहीं पे भी हमारी कंट्री के पास एक राइट है उधर ऑपरेट करने का, तो वो जगह भी जो है वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगी। However, the resident must have rights of operation in the international waters। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर राइट्स होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बिना राइट्स के, नहीं तो फिर वो अनलॉफुल हो जाएगा। In the international waters, for example, if an Indian fisherman operates a fishing boat in the international waters of the Pacific Ocean, it will be considered a part of domestic territory of India। यानी कि पैसिफिक ओशन में अगर कोई इंडियन फिशरमैन है और वहां पे वो ऑपरेट कर रहा है एक फिशिंग बोट, तो वो एक पार्ट कंसिडर किया जाएगा किसके, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी को। ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 चीजों को हम बोल सकते हैं कि तीनों की तीनों हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का पार्ट है और ये इसको हम इंक्लूड करते हैं अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में। यानी कि आप देखें पॉलिटिकल बाउंड्री जो है उसमें तो ये 3 चीजें नहीं आती है, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ये 3 चीजें आती हैं। अब यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि क्या क्या चीजें नहीं आती। ठीक है, हमें कुछ आइडिया है बेसिक सा, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हम अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं कुछ कुछ अलग चीजों को पार्ट में इंक्लूड करके, यानी क्या क्या उसमें नहीं आता, क्या नहीं आता करके जान के आपका जो कंसेप्ट है ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। The following are not included in the domestic territory of a country। सबसे पहले हम बात करते हैं वापस से, embassies, military establishment and consulates of a foreign country are not included in the domestic territory of country। यानी कि अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं कि एम्बेसी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्सुलेट किसी फॉरेन कंट्री के, अगर वो हमारी कंट्री के अंदर है, किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट और ऑफिस अगर हम बाहरी कंट्री के हमारी कंट्री के अंदर है, तो उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानेंगे। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, यानी कि अगर यूएस की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई पार्ट नहीं होगा, बल्कि वो किसका पार्ट होगा, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट होगा। In India is not a part of the domestic territory of India. Instead, it will be a part of the domestic territory of the USA। Similarly, हम वापस आते हैं, any international organization such as WHO, UNO, etc. located within the geographical boundaries of a country will not be a part of the domestic territory of that country। यानी कि एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे वर्क करती है, वो अगर किसी भी कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है तो वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि ठीक है क्या एक डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं और क्या क्या अंदर उसके अंदर नहीं भी आता है, ये भी हमने जान लिया। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास, जिससे इस कंसेप्ट को हम और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर सके। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं अब देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है कि नहीं। सबसे पहला, इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंडियन एम्बेसी है तो क्या वो उसके हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट होगा, ट्रू और फॉल्स? तो यस ट्रू, ये वो हमारे जो है पार्ट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का, बिकॉज यहाँ बात करी जा रही है किसकी, इंडियन एम्बेसी की, यानी कि हमारी कंट्री की जो एम्बेसी है वो। नेक्स्ट है एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन जापान। ठीक है, तो अब यहाँ बात करी गई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की। हमने जब जो 3 चीजें पढ़ी उसमें हमने एम्बेसीज के बारे में पढ़ा, कॉन्सुलेट्स के बारे में पढ़ा और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में बात करें, लेकिन हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं करें। यहाँ पे स्पेसिफिक बताया नहीं कि कौन किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है कि कोई प्राइवेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसलिए कोई प्राइवेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर जापान में है तो वो एक इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका पार्ट वो नहीं होगा। तो नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ HUL इन अफ्रीका। HUL का ऑफिस है अगर अफ्रीका में, तो आप जैसे जानते हैं कि HUL जो है वो भी एक प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट नहीं है, तो इसलिए वो भी जो है पार्ट नहीं होगा किसके, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है अ कंपनी ओन्ड बाय एन अमेरिकन इन इंडिया। वापस से आप देखें यहाँ प्राइवेट ओनरशिप की ज्यादा बात करी जा रही है और हमें प्राइवेट ओनरशिप जो है उसको यहाँ पे डिस्टिंक्ट रखना है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
2, 3 और 4, तीनों में प्राइवेट ओनरशिप है, तो प्राइवेट ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं होता है उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी से। अब वापस से यहाँ देखते हैं कि अमेरिकन की कोई अमेरिकन कंपनी है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर है तो अल्टीमेटली जिस कंट्री के वो अंदर रहेगी उस कंट्री का ही वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड लास्ट है यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, विच इज अ सिंपल वन, यूएस की एम्बेसी है इंडिया में, तो यस वो इंडिया का जो पार्ट है वो नहीं होगा। नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब भी आप देश कहें तो सिर्फ आप यहाँ पे बाउंड्रीज को ना देखें बल्कि इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसीडर करें, जिससे हम इकोनॉमिक टेरिटरी को भी डिफाइन कर सकें। आई होप इस वीडियो में जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इन्हीं कंसेप्ट्स को और इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें फ्यूको एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।